जी बच्चे, क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत से? अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डिस्कशन मैंने आपसे करनी है। पहले मैं थोड़ा सा आपका जो ब्रीफ सी बाइफरकेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लूँ। आप में से कितने बच्चे वो हैं कि जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी? इंट्रो टू अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, यानी कि जिसको इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। मेरा मकसद वो जानना है। ओके, वो मैं पूछ इसलिए रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। करते हैं शुरू, सारी डिस्कशन शुरू करते हैं। इस वजह से पूछ रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा होगा कि इस अटैम्प्ट से पिछले अटैम्प्ट में ये जो चेंज आया है आपका, जो पिछले सिस्टम से न्यू सिस्टम में, पहले आप जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये जब कैफ 3 बना है तो उस केस में हुआ ये था कि जो बच्चे थे जो कि अभी अभी AFC क्वालिफाई करके आए थे, जो कि अब PRC बन चुका है, तो वो जब क्वालिफाई करके आए तो वहाँ पे तो उन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा। जब वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए कैफ लेवल पे, तो यहाँ से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उठा के उन्होंने PRC में थ्रो कर दिया था। ठीक है, तो ये वो वाली एक पूरा बैच था, एक सेशन था उन बच्चों का कि जिन्होंने ना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वहाँ पे पढ़ी, ना यहाँ पे पढ़ी। फिर ऐसे बच्चे जब कॉस्ट में आए तो उनको प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इससे पहले आपसे पूछा है कि ये ज़रा मेक श्योर कर लें, ये बता दें मुझे भी, ताकि मेरे भी जहन में हो ये बात और आपके जहन में ये होना ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे अगर कोई हैं तो मेरी तरफ से एक एडवाइस ये है कि आप ये जो प्री FAR 1 के कोर्सेज़ भी चले थे, और मेरा ख्याल है उसमें से कुछ इदारों ने, इवन हिसाब ने भी, जो प्री FAR 1 के जो बीच का कोर्स है वो अपलोड किया हुआ यूट्यूब है, इट इज़ अवेलेबल, तो उसको ज़रूर कवर कर लें इफ़ यू हैव प्लान टू स्टार्ट कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, इससे पहले ना ये इशू नहीं हुआ करता था। मैं जब भी क्लास शुरू करता हूँ ना, 1-2 बैच से मैं शुरू ही डिस्कशन इधर से करता हूँ, इस वजह से क्योंकि सबसे पहला जो बैच आया, आफ्टर 1 to 2 days द स्टूडेंट स्टार्टेड रेजिंग द क्वेरीज कि यार ये तो वो चीज़ें हैं जो कि शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ चीज़ें हैं, तो हमें तो उसका अंदाज़ा नहीं है। तो पहले वो ये होता था बच्चे कि जो कैफ 8 था ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तब तक बच्चा बहुत मेच्योर होता था। उसने पहले FAR 1 भी पढ़ी होती थी और साथ में भी वो FAR 2 पढ़ रहा होता था, क्योंकि वो कैफ का सेकंड लास्ट पेपर था। इंट्रो तो उसने वैसे पढ़ी हुई थी, तो उसके लिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इशू क्रिएटिंग नहीं थी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना सा बता देता हूँ आपको कि चलें, आप इंशाल्लाह अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, मैं वहाँ पे सेपरेटली कैटेगोरिकली शेयर भी कर दूँगा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कौन से चैप्टर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक्स जो हैं उसका कौन कौन से टॉपिक्स का इफ़ेक्ट जा रहा है, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर लो कि इंट्रो टू अकाउंटिंग है, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसकी कौन कौन सी चीज़ें पहले जानना आपके लिए ज़रूरी हैं। फॉर इंस्टेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज़ होती हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट खुसूसन, ये चीज़ें जानना आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्दो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कन्वेंशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन स्टिल यू नीड टू हैव द प्रायर नॉलेज फॉर दैट। सो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए सबसे पहले मेरा पूछना ये जिम्मेदारी थी, ताकि आपको ये डिस्क्लेमर शुरू में मिल जाए। और जाहिर है बच्चे जो भी कम्बिनेशन उठाते हैं तो वो जाहिर है ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं जिसके बाद एक बच्चा कम्बिनेशन उठाता है। जिस तरह से ये देखो, बड़ी एक डेफिनेट सी बात है, जैसे FAR 2 से पहले इट्स क्वाइट इनएविटेबल कि FAR 1 का क्वालिफाई करना ज़रूरी है। क्वालिफाई नहीं तो चलो पढ़ लेना ज़रूरी है, ठीक है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। इसी तरह से अब MFA की अगर तुम बात करो, वो एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा ही ना, कैफ 6 के नाम से। तो जो बच्चा कैफ 3 नहीं करता उसको नहीं रेकमेंड किया जाता कि आप अभी MFA में मत जाओ, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं MFA के अंदर कि जिसकी ग्राउंड्स पे कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स खड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं कॉस्ट से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स इंट्रो के जानने आपके लिए ज़रूरी हैं, तो उस चीज़ को पहले मेक श्योर कर लीजिएगा। चलें फॉर्मली शुरू करते हैं। मोहम्मद समी नाम है मेरा, और I have been into this teaching profession for the last 6 years, और फर्गूसन से मेरे आर्टिकल्स हैं। 2016 में क्वालिफाई किया था और मेरी अपनी कंसल्टेंसी फर्म है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे मैं कोई कुल 3-4 सब्जेक्ट्स जो है वो देख रहा हूँ। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है, फिर फाइनल लेवल पे बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस है, यानी कि इसके जो बड़ा भाई है इस सब्जेक्ट का, और फिर आखिरी पेपर CA का मल्टी स्किल असेसमेंट 2 MSA 2, ये पेपर जो है मैं इसको देख रहा हूँ। यानी कि दिस इज़ द फर्स्ट पेपर, यानी कि बेसिक पेपर, जिसको हम यहाँ पे डील करेंगे इंशाल्लाह। तो हल्की सी डिस्कशन करते हैं। मैं आपसे कहते हैं ना कि अपने ट्रेडिशंस को कायम रखते हुए मैं आज पढ़ाऊँगा नहीं,
लेकिन हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे इस पेपर से कि ये पेपर क्या है, किस नौइयत का है, इसको पास करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन पॉइंट्स का आपने जहन में रखना है थ्रू आउट द प्रेपरेशन। और मैं इस दफ़ा ख़ास तौर पे इस चीज़ पे फोकस करवाऊँगा आपको कि बच्चों की आदत होती है कि वो जो साथ साथ क्लासेस ले रहे होते हैं वो ठीक है, कभी कर लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते, लेकिन उमूमन जब आखिरी महीना शुरू हो रहा होता है ना, अपनी तैयारी का नहीं, उस्ताद का आखिरी महीना, यानी कि जैसे अगर तुम्हारी अटैम्प्ट की बात करूं तो तुम इंशाल्लाह मार्च में अपियर होगे, तो आखिरी महीना तुम्हारी तैयारी का फरवरी का होगा, लेकिन उस्ताद का आखिरी महीना जनवरी का होता है। तो उसमें जाके उस्ताद से पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे शुरू करें और कब शुरू करें, किस चैप्टर को पहले पकड़ें। तो बजाय इसके कि एंड पे जाके मैं बताऊं, तो अभी से मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे के भेजूंगा कि ये जहन में रखिएगा कि अपने लेवल पे जो प्रॉपर तैयारी है इससे लेट ना शुरू कीजिएगा, वरना इट विल बी पाइलिंग अप बाय द एंड ऑफ द डे और ये आपके लिए बच्चे प्रॉब्लम करेगी। और जहन में रखो, तुम सिर्फ एक पेपर देना नहीं बैठोगे, ज़ाहिर है एक तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा पेपर्स तुम दे रहे होगे और उसका भी सिलेबस होता है। तो बच्चे उमूमन ये गलती करते हैं कि सबसे बड़ा इशू उनके साथ ये होता है कि वो आखिरी महीनों को समझते हैं कि उसी में सब कुछ है, वो हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। साथ साथ ही करना आपके लिए सबसे ज़्यादा सजेस्टेड रहेगा। अच्छा जी, आपका इंट्रोडक्शन अगर लेंगे तो मेरा ख्याल है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, वो वक्त गुजरने के साथ साथ वैसे ही मुझे चीज़ें पता चल जाएंगी, कौन क्या है, कहाँ से है, सारे मामला जो हैं। अच्छा यूँ करते हैं, लेट्स स्टार्ट अ वेरी बेसिक डिस्कशन। मैं ये जो डिस्कशन करने लगा हूँ आपसे, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग जब ग्रिड अपनी डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ग्रिड में टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हर एक की वेटेज क्या है, उसको समझने के लिए ये वाली डिस्कशन ज़रा रेलेवेंट है। और हमें स्कोप भी पता चल जाएगा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, क्योंकि बच्चे के जहन में क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। वो कहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आया होता है तो उसके जहन में होता है कि यार अकाउंटिंग का वर्ड साथ अटैच्ड है, तो पता नहीं एंट्रीज होंगी, वही चीज़ें होंगी, क्या है। तो इसका स्कोप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी ब्रीफ सी इंट्रोडक्टरी डिस्कशन, इसको आप कतई ना समझें कि ये कोई आपको लिखने की ज़रूरत है, बस जर्नल सी डिस्कशन है ताकि हम इसके बारे में जानें। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी इंगेज यू इन द डिस्कशन। मुझे एक बात बताइएगा, ये अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है? आई डोंट रिकमेंड कि आपको रजिस्टर्स निकालें और लिखना शुरू करें, कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दें। अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है ये चलो सिर्फ अकाउंटिंग बता दें। अच्छा, और वो वाली ना बताइएगा प्लीज़, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड रिपोर्टिंग एंड वो जो रटे वाली चीज़ें। आप वैसे कॉन्सेप्ट बताएं, अकाउंटिंग करता क्या है? अकाउंटिंग करती एनुअल स्टेटमेंट्स और ठीक, और मज़ीद और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे? कोई ट्रांजैक्शन अकर हो, उसको आप समराइज करेंगे, उसे कलेक्ट करेंगे, फिर एक जगह उसे कैरी कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह पे सही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर मैं इसको एज अ होल एक्सप्लेन करना चाहूँ, आप लोग ज़ाहिर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से हैं, तो आप अकाउंटिंग के बजाय यू आर मोर ट्यून टू गिविंग द डेफिनेशंस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। जब बच्चे अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे थ्रू द प्रोसेसिंग स्टेप्स। ठीक है, आप मेरा ख्याल है और कुछ नहीं तो बेसिक आईटी के चैप्टर और उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उससे गुजरे होंगे, तो उसमें अंदाज़ा होगा डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। डाटा इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एंड व्हेन यू गिव इट अ सर्टेन शेप, जब आप इसको ऑर्गेनाइज करते हो ये इन्फॉर्मेशन की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। सो अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? इट इज़ बच्चे सच अ सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द फाइनेंशियल डाटा या कॉस्ट डाटा इनटू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। अभी देखो, अब मैं इसको पहले अप्लाई करवाता हूँ आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। मैं यही करने लगा हूँ। अकाउंटिंग इज जस्ट अ सिस्टम, इट्स जस्ट अ प्रोसेसिंग सिस्टम दैट रिसीव्स व्हाट, दैट रिसीव्स डेटा। मैं यहाँ पे भी डाटा लिख रहा हूँ एंड आउटपुट इसका क्या होता है बच्चे? कोई इंफॉर्मेशन। तो मैंने यहाँ पे अभी ये जिक्र किया कि चलो अभी फाइनेंशियल सिस्टम पे लगाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम पे। इट रिसीव्स व्हाट? इट रिसीव्स फाइनेंशियल डाटा, इट प्रोसेसेस दैट एंड देन इट कन्वर्ट्स इट इनटू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जरा मुझे आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्कोप में रह के बताएं, क्या फाइनेंशियल डाटा रिसीव करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ताकि क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करे? अब तो आप जानते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या इनपुट दिया जाता है उसको। उससे एक स्टेप पीछे आओ, ट्रांजैक्शंस। इसको और बेहतर करते हैं, फाइनेंशियल डाटा क्या होता है? क्या फाइनेंशियल डाटा ये रिसीव करता है? इट रिसीव्स द डाटा ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स।
दोनों होते हैं, एग्री करते हैं? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में फ़र्क आप लोग जानते होंगे। ट्रांजैक्शंस वो वाली तमाम के तमाम लेन देन के मामलात होते हैं जो कि इंटेंशनल इन नेचर होते हैं, जिसमें एंटिटी इंटेंशनली एंटर इनटू होती है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री ख़रीद ली, फिक्स्ड एसेट ख़रीद लिया, फिक्स्ड एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया, एम्प्लॉयज़ की पेमेंट कर दी, लाइकवाइज आपने किसी और चीज़ की पेमेंट कर दी, कोई ख़र्चा बुक कर लिया, ये तमाम के तमाम ट्रांजैक्शंस हैं। इसके अलावा इवेंट्स हैं। इवेंट्स क्या होते हैं? वो इंटेंशनल इन नेचर नहीं होते, वो अकर हो जाते हैं, लेकिन वी हैव टू रिकॉर्ड दैट। कोई पेनल्टी पड़ गई, पेनल्टी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसी तरह से कोई अगर मेरा स्टॉक इन्वेंट्री डैमेज हो जाता है या फायर की वजह से कोई भी ऐसा एक इवेंट हो जाए जिसकी वजह से कोई मिसहैप हो जाए, दैट्स एन इवेंट, लेकिन आई हैव टू रिकॉर्ड द ऑब्सोलेसेंस या डैमेज फॉर दैट। तो ये है जी फाइनेंशियल डेटा। अब इसको ये प्रोसेस करता है इस सारे डाटा को और कन्वर्ट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। और सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? अब ज़रा मेरा ख्याल है आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इट विल मेक मोर सेंस नाउ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जी, वो कौन सी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही जो आपने पहले पढ़ी हुई है, यानी बैलेंस शीट जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, फिर नोट्स टू द अकाउंट्स होता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होते हैं और दीगर डिस्क्लोजर्स के मामलात हैं, ये आउटपुट। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग सिस्टम ने क्या किया, इसने फाइनेंशियल डेटा को पकड़ा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म थी, उसको फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट किया, अभी हमने जिक्र किया है। और किस मकसद के लिए? ये आउटपुट बस ऐसे ही बस बना दिया? नहीं, फॉर द पर्पस के डिफरेंट यूजर्स इसको इस्तेमाल करें अपने रेलेवेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। और ये यूजर्स क्या हैं ये भी आप जानते हो, ये मेरा ख्याल है पहले चंद एक लेक्चर्स में डिस्कस हो रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जब आप IAS 1 भी पढ़ते हैं, है ना। कौन कौन से यूजर्स होते हैं? प्राइमरीली एक्सटर्नल होते हैं लेकिन इंटरनल भी हो सकते हैं। सो स्टेक होल्डर्स कैन बी, जी आप बता रहे थे मुझे कौन यूजर्स होते हैं? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, जी बिल्कुल शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, दोज कैन बी योर लेंडर्स, दोज कैन बी यस योर सप्लायर्स, दोज कैन बी योर कस्टमर्स, दैट कैन बी द गवर्नमेंट एट लार्ज, दैट कैन बी योर एम्प्लॉयज एज वेल। तो देखो कुछ यूजर्स इंटरनल हैं लेकिन प्राइमरीली जो लोग होते हैं वो एक्सटर्नल इन नेचर होते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में वो आपके फाइनेंस प्रोवाइडर्स का होता है, जो कि कौन है? शेयर होल्डर्स या आपके लेंडर्स। तो वो इसको यूज़ करते हैं अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर कोई बंदा पोटेंशियली किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहा है तो ही विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये उसके लिए बड़ा अच्छा बेसिक वर्किंग का एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है। इसी तरह से लेंडर्स हैं, लेंडर्स ने जब लोन देना है तो क्या इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा कि यार लोन इसको देना है, इसने पे क्या करना है मुझे वापस, इंटरेस्ट अलॉन्ग विद प्रिंसिपल। तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा ये जानने में कि भाई तुम्हारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है जिसमें से तुमने पेमेंट करनी है, और तुम्हारे प्रॉफिट्स कितने हैं जिसमें से तुमने इंटरेस्ट उसी में से लेस होना ना, और किस में से लेस होना। तो he'll be very much interested in that. So ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसको फिर यूजर्स इस्तेमाल करते हैं अपनी डिफरेंट मकासद के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, अपने जो रेलेवेंट डिसीजंस हैं। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ऑन द सेम फुटिंग्स, सो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये क्या करती है? यहाँ भी बिल्कुल यही मामला है। अच्छा, यहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम जो एक लगा हुआ है, ये प्रोसेसिंग क्या क्या करता है ताकि डाटा को किसमें कन्वर्ट किया जाए? ये जो अभी आप बच्चे बात कर रहे थे, जर्नल एंट्रीज़ का पास करना, फिर उसको लेजर्स में कैप्चर करना, फिर ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करना, और फिर ये 3 स्टेप्स के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिराइव होती हैं। बिल्कुल इसी तरह अब बात करते हैं, ये हमने बात की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, अब हम बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बच्चे यहाँ पे कॉस्ट डाटा को कॉस्ट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या कर रहा था ये वाला अकाउंटिंग सिस्टम? ये फाइनेंशियल डाटा को इंफॉर्मेशन में यानी कि ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा था। ये क्या करता है? ये जिस मेन एक्टिविटी में एंगेज्ड होता है वो ये होती है कि यार ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो प्राइमरीली 2 या 3 क्लासेस में फॉल करती है। या तो वो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही होगी, या तो वो कुछ ट्रेडिंग कर रही होगी, या वो कुछ सर्विसेज दे रही होगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन गुड्स बनाने में, गुड्स ट्रेड करने में या सर्विसेज रेंडर करने में उसको जो भी खर्चा आता है, द कॉस्ट्स दैट आर इनकर्ड और दैट आर एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स,
और रेंडरिंग द सर्विसेज, ठीक है। इसको कन्वर्ट करता है इनटू कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, अभी हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टेप्स आइडेंटिफाई करें तो वो क्या होगा, सबसे पहले ये क्या करता है, ये वाला अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, सबसे पहले ये करता है कि यार ये देखो कि ये जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं इसमें कॉस्ट लगनी कौन कौन सी हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, टू आइडेंटिफाई the costs associated with the different products. For example, चलो मैं इसी की चले ये चेयर की मिसाल ले लेते हैं। ये चेयर डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हो रही थी, ऐसा ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किसी फर्नीचर शॉप में थी। तो जाहिर है इसमें आप खुद बताएं क्या क्या कॉस्ट लगी होंगी इसको प्रोड्यूस करने में। एक तो मटेरियल, सबसे पहले भाई इसमें ये जो आपका ये जो आर्म रेस्ट है ये वुड का है, वुड है, फोम है, इसके अलावा जो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑफ आयरन, ये मटेरियल सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना, पहले कॉस्ट है कौन सी, आइडेंटिफाइड ये मटेरियल। उसके बाद सेकंड स्टेप, डेफिनेटली ये खुद ब खुद ही, तो मैंने तो आंखें तो नहीं इधर उधर की, तो वो खुद ब खुद ही तो नहीं जुड़ गया, लेबर लगी और जाहिर है उसने अपनी और एक्सर्ट किए और फिर वो मटेरियल कंबाइन होके तो एक चीज़ की शक्ल बनी। इसी तरह से ये जो चेयर थी ये जाहिर है किसी प्रोडक्शन फ्लोर पे बन रही थी, उस प्रोडक्शन फ्लोर के भी ओवरऑल एक खर्चे थे, एग्री करते हैं, वो फैक्ट्री में बन रहा होगा ना किसी, मैं मिसाल ले रहा हूँ कि ये एक अच्छी फर्नीचर की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और इसकी कोई फैक्ट्री अवेलेबल है, ठीक है। तो जाहिर है उस फैक्ट्री के कुछ अखराजात होंगे कि वहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर होगा, उसके सुपरवाइजर्स होंगे, वहाँ पे दीगर स्टाफ होंगे, उनकी सैलरीज भी होंगी, प्लस मे बी फैक्ट्री का रेंट भी हो। तो ये कुछ टोटल खर्चे हैं जो कि आइडेंटिफाइबल हैं कि जो एक प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई ऑल दोज कॉस्ट्स दैट वर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। इसी तरह से जो सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ये आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या क्या खर्चे लगे इन रेंडरिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस। जैसे बैंक्स हैं, बैंक आपको क्या दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, नो, दे आर जस्ट ऑफरिंग द सर्विसेज, दे होल्ड योर मनी इन द डिफरेंट अकाउंट्स एंड दैट इज़ अ सिक्योर मोड ऑफ प्लेसमेंट, और अगेंस्ट दैट वो आपसे सर्विस चार्जेस वगैरह रिसीव करते हैं। बहरहाल हमारा वैसे ज़्यादा फोकस इस पूरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना टेंजिबल प्रोडक्ट्स का ही रहेगा, क्योंकि सर्विसेज की कॉस्टिंग बहुत आसान होती है। मेरा ख्याल है हम एक चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है और वो आधे घंटे का है, उसमें ही सर्विस कॉस्टिंग को ख़त्म करते हैं और वो कभी टेस्ट भी नहीं होती, लेकिन जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो पढ़ाई जाती। तो फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन का हो गया। अच्छा, आइडेंटिफाइड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सर वैल्यू कर लें आप इन चीज़ों को। आइडेंटिफाई देखो मैंने कर लिया कि वुड लगनी है, फोम लगना है, आयरन लगनी है और लेबर भी अप्लाई होगी, लेबर के घंटे लगेंगे और दीगर अखराजात होंगे। ये कितनी वैल्यू के लगेंगे, यानी कि इस स्टेप में वैल्यूएशन होगी कि यार वुड लगेगा कितने का और वुड का हर किलो या हर वट एवर इज़ द यूनिट ऑफ दैट उसकी कॉस्ट क्या है, ताकि हम डिटर्मिन कर सकें कि इसकी वैल्यू क्या है। सो द सेकेंड स्टेप डन। द थर्ड स्टेप इज नाउ वंस द वैल्यू इज अटैच्ड विद द डिफरेंट कॉस्ट्स, उसके बाद हम इसको जर्नल एंट्रीज में पास करते हैं और लेजर्स में इसकी पोस्टिंग्स कर देते हैं, लेजर में इसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और फाइनली व्हाट इज द फाइनल स्टेप, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। कौन सी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट या प्रॉफिट स्टेटमेंट कैलकुलेट कर ली जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जाहिर है एक प्रोडक्ट तो नहीं बना रही होती, या तो मैंने मिसाल दी है कि एक चेयर, तो फर्नीचर बनाने वाली कंपनी सर ये चेयर भी बनाएगी, वो टेबल्स भी बनाएगी, वो ये रोस्टम या डाइस भी बनाएगी और भी दीगर चीज़ें जो कि वुडन है वो उसको बना रही होगी, तो दीगर भी चीज़ें फर्नीचर में होंगी। सो व्हाट इज़ द फाइनल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, द फाइनल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग स्टेटमेंट। या आप खुद सोचें, अगर मुझे ये मालूम है कि हर प्रोडक्ट कितना बना और कितनी कॉस्ट का है, तो क्या मुझे ये मालूम नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट कितनी कीमत का बिका है। सो आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई द सेल रेवेन्यू फॉर दैट, सो आई कैन ईजिली कैलकुलेट व्हाट, प्रोडक्ट वाइज profit statement as well. So this is the final result, the final output of the cost accounting system कि it collects that cost data कि भाई cost कितनी कौन सी लगी, कितनी value की लगी, और इसको फिर तब्दील कर देता है product wise costing information में, या product wise cost statement भी बोलते हैं या product wise
प्रॉफिट स्टेटमेंट भी बोला जा सकता है एक स्टेप अहेड जाके। अच्छा, ये अभी तक आपको मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ना, ये जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन किसकी है? कॉस्ट अकाउंटेंट की, यानी कि जिसे कहते हैं कि ये तकरीबन मुंशियों वाला काम ही है। ये एक, अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखें तो यूजुअली ये एक अकाउंट्स ऑफिसर काम कर रहा होता है। यूजुअली इवन जो सीए का पास आउट होता है, जब वो किसी जगह पे एज एन असिस्टेंट मैनेजर भी लगे तो कम से कम वो ये काम नहीं कर रहा होता, बहुत कम चांसेस होते हैं। ये एंट्री लेवल के जो काम है, एंट्रीज पोस्ट करना, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये उमूमन अकाउंट्स ऑफिसर्स वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद अगला रोल शुरू होता है एंड दैट इज़ ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट वैसे नाम से ज़ाहिर है कि इसका काम कोई नॉर्मल रूटीन का नहीं है, मैनेजेरियल नेचर का है, एनालिटिकल नेचर का है, डिसीजन मेकिंग नेचर का है। सो हिज रोल इज़, यू आप कह सकते हो दैट्स वन स्टेप अहेड ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट। उसका काम उमूमन फाइनेंशियल बेसिस पे डिफरेंट चीज़ों का एनालिसिस करना और डिफरेंट डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करना होता है एंड हिज स्कोप इज़ इन फैक्ट ब्रॉडर। वो क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट? हम ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। इस पूरे स्कोप को डिस्कस करके ना हम जब ग्रिड पे आएंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्रिड में ये चैप्टर्स वो हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट से रेलेवेंट हैं और ये वाले चैप्टर्स वो हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रेलेवेंट हैं। अच्छा देखो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैंने अभी चूँकि जिक्र किया कि उसका काम सारा मैनेजेरियल है, डिसीजन मेकिंग लेवल का है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ दैट विल बी इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड हिज वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हमें चैप्टर्स में भी इसकी एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी। मैं कहता हूँ कि चलो मैं वापस इसी मिसाल की तरफ आता हूँ, चेयर की तरफ। चेयर में लगना है वुड। हमने इसके बारे में ये फैसला करना है कि क्या हम इसको इन हाउस मैन्युफैक्चर करें या इस वुड को बाहर से परचेज करें। ये एक फैसला करना है। ये कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं करेगा, ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा, बिकॉज हिज रोल इज़ टू डू ऑल द डिसीजन मेकिंग टास्क्स। तो मुझे बताएं, इसमें इसको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए कि वुड बाहर से ख़रीदेंगे तो कितने का होगा, वर्सेस अगर इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे तो कितने का होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन कौन सी कि ये वुड की परचेज कॉस्ट अगर बाहर से लेंगे कितने की होगी, ये इन्फॉर्मेशन उसको फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, नहीं बाहर से। लेकिन अगेन वो किसी से हेल्प या असिस्टेंस ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ही कैन आस्क हिज मे बी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या जो भी बेहतर एनेबल्ड है डिपार्टमेंट, उससे कहे कि यार ज़रा कोटेशंस डिफरेंट लोगों से लेके दो जो वुड सप्लाई करते हैं कि इस ग्रेड का, इस क्वालिटी का जो वुड है वो किस किस रेट पे अवेलेबल है। तो एक इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ से ले ली? एक्सटर्नली, जो कि क्या है परचेज प्राइस, कि अगर इसी वुड को मैं परचेज करूं तो किस प्राइस पे, वर्सेस यार इसी वुड को अगर इन हाउस मैन्युफैक्चर किया जाए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये मुझे इंफॉर्मेशन कौन देगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट हैज़ ऑल द डिटेल, जो इसमें वो सारा कुछ बता सकता है कि सर जी अगर हम इन हाउस वुड का कुछ अरेंजमेंट करते हैं तो हमें आप जिस तरह की वुड चाह रहे हैं उसके लिए रॉ वुड इतने का पड़ेगा, उसके ऊपर लेबर इतने की लगेगी, इसके ऊपर दीगर अखराजात इतने आएंगे, तो सर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी है। फिर फाइनल डिसीजन इस भाई साहब ने लेना है कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी है और एक्सटर्नल परचेज इतना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ज़ुमरे में रहते हुए ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे डिसीजन लेगा, जो ऑप्शन कम कॉस्टली है वो उसकी तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन जहन में रखें, प्रैक्टिकली स्पीकिंग सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स की बेसिस पे डिसीजन नहीं होता कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। दीगर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बोला जाता है, जिसकी बेसिस पे फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन वो हम करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। मैं अभी कतन बोर्ड डिटेल में नहीं जा रहा। मेरा सिर्फ इस वक्त एक मकसद है और वो ये है, कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन दोनों का फ़र्क पता होना चाहिए क्योंकि टॉपिक का नाम ही है। सो स्कोप इधर से ही पता चलेगा। सो अब इस पूरे सिनेरियो को ज़रा आप एनालाइज करें और देखें मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या कर रहा है, इसका स्कोप क्या है कि ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन भी रिसीव कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट ने प्रोड्यूस की ये उस इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकता है, एंड ही हैज़ द पावर, ही हैज़ द स्कोप दैट ही कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली एज वेल एंड देन ही कैन मेक द डिफरेंट डिसीजंस। एंड द डिसीजंस जो भी हैं उसका सारे का सारा स्कोप क्या है? इंटरनल इन नेचर। आप इसका आउटपुट देख लें, जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन है ये भी कहाँ इस्तेमाल हो रही है? इंटरनली। जबकि ये देखो, ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही थी ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ये तो मार्केट्स में चली जाती है। आपके जो एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं लिस्टेड कंपनीज की, ये कहाँ जाती हैं सर?
ओपन होती हैं, ओपन फॉर द पब्लिक होती हैं, वो उनको व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट आउट लेके जहाँ मर्जी जा सकते हैं। हाँ, अगर प्राइवेट लिमिटेड हो फिर ये मामला नहीं है। लेकिन जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन बचे होती है ना, ये कभी भी बाहर शेयर नहीं करने की ज़रूरत होती। अच्छा चलो आप खुद बताओ, नेस्ले है, नेस्ले के कितने प्रोडक्ट्स हैं, उसके योगर्ट्स हैं, उसका मतलब मिल्क है, उसको ये बताने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट वाइज योगर्ट पे मेरे इतनी कॉस्ट लग रही है और इस पे मैं इतना कमा रहा हूँ, ये इतना बेच रहा हूँ, और ये जो आपका जो नेस्ले का जो मिल्क पैक है ये इतनी कॉस्ट लग रही है इसको बनाने में और इतना मार्जिन में कमा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, और ना वो बताता है उसके ऊपर कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है इस चीज़ की। और ये तो बल्कि रेसिपी बाहर शेयर करने वाली बात है, और प्रोडक्ट वाइज मार्जिन ये तो कुछ कह लो कि इंटरनल सीक्रेट्स है जो कि वो क्यों बाहर शेयर करे, तो कभी भी बाहर शेयर नहीं होता। सो इसका स्कोप ऑल इन ऑल, इवन जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करके कोई डिसीजन मेकिंग ले रहा है, वो डिसीजन मेकिंग भी इंटरनल पर्पस के लिए। भाई अगर इसने ये फैसला किया कि हम बाहर से खरीदेंगे, तो ये बाहर बताने की ज़रूरत है पूरी दुनिया को कि हम ये जो चेयर बना रहे हैं इसमें वुड हमने बाहर से लिया, ये इन हाउस मैन्युफैक्चर, कोई ज़रूरत नहीं। अगेन इसका स्कोप इंटरनल नेचर है ऑल इन ऑल, उसका स्कोप आउटपुट का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नल नेचर है। बात समझ रहे हैं? ये ओवरऑल आपका कंपैरिजन है। तो अब हम जब मूव करेंगे ना अपनी ग्रिड की तरफ, नाउ इट विल मेक सेंस कि कौन से तुम्हारे चैप्टर्स वो हैं, कौन से तुम्हारे टॉपिक्स वो हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट के ज़ुमरे में आते हैं, और कौन से तुम्हारे टॉपिक्स वो हैं जो कि एनालिटिकल पोर्शंस हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग के पोर्शंस हैं। वो सब के सब टेक्निकली स्पीकिंग किसके बच्चे रोल्स होंगे? मैनेजमेंट अकाउंटेंट के। आए अब ज़रा आप अपने स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं एक ही दफ़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ।
लें जी, ये आपकी टोटल ग्रिड है जो कि आपकी आई कैप ने इशू की हुई है फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। 3 पार्ट्स में बची आपकी टोटल ग्रिड डिवाइडेड है, पार्ट ए, बी और सी। पहला पार्ट मैंने वेटेजेस भी साथ लिख दिए हैं, ये एस्टिमेटेड है, 5-1 मार्क्स का मे भी फ़र्क हो, आई रीचेक दैट। 35 to 40 मार्क्स की वेटेज इन्होंने रखी है पार्ट ए में। इसका टाइटल है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर दिल कर रहा है तो लिख लें। ये जो ज़ाहिर है पहला पार्ट या पहला पेज जो आपका होगा उसमें सारी की सारी चीज़ें ये डिटेल में मेंशन होंगी। सो पहला पार्ट जो है इसको जो टाइटल एसोसिएटेड है, दैट इज़ कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि भाई जब मैं एक चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ तो मुझे आइडेंटिफाई करनी है कि कॉस्ट कौन कौन सी लगेंगी उसके साथ। तो मटेरियल इसका एक चैप्टर है, ये यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिया ना कि आपकी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कौन कौन से खर्चे आएंगे, लेकिन अब ये जो खर्चे आएंगे जिसमें मैंने अभी बताया मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, यूँ समझ लें इस स्टेज पे कि ये अदर खर्चों की बात हो रही है। तो उसके ऊपर अलग-अलग चैप्टर है, मटेरियल का बचा चैप्टर अलग है, लेबर का चैप्टर अलग है, ओवरहेड्स का अलग है, ओवरहेड्स अदर खर्चे हैं। फिर एक और एरिया है एबीसी कॉस्टिंग का, अभी हमें इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसकी जो एग्रीगेट वेटेज है वो 35 से 40 है। ये टीचिंग आवर्स कंपैरेटिवली कम लेता है, लेकिन टेस्टिंग की वेटेज इसमें ज़्यादा रखी गई है, पहली चीज़, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी की जो टेस्टिंग है वो 20 से 30 मार्क्स की इसमें से होगी। और जहन में रखो ये टीचिंग आवर्स नहीं है। आप देखोगे ना ये जो ग्रिड है उसके अंदर दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं हर सब्जेक्ट के बारे में, एक टीचिंग आवर्स भी मेंशन होते हैं, फिर वेटेजेस भी होती हैं। तो ये वेटेज मार्क्स की वेटेज के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या है जी, इसके अंदर वैसे जो आई कैप ने इस दफ़ा आपकी ग्रिड में नाम रखा है उसका वो कॉस्ट फ्लो का रखा हुआ है, लेकिन जो पुराना जो आपका सिलेबस था उसमें इसको कॉस्टिंग सिस्टम्स कहते थे। ये वर्ड ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर हम पता क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो किस तरह से अपने कॉस्ट डाटा को कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती हैं। क्योंकि बच्चे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उसको डिफरेंट अंदाज में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसलिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ डिफरेंट अंदाज में कॉस्ट डाटा को इन्फॉर्मेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट अंदाज में ज़रूरत पड़ती है। सो वो फिर डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम्स को फॉलो करती हैं। तो इसके अंदर तमाम उन डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम्स की बात की गई है। पहला जो चैप्टर है उसमें उसने ओवरऑल बात की है कि भाई अगर कॉस्ट डाटा को कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप क्या होता है, परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, अप टिल द फाइनल स्टेप मतलब फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन, उसकी सेल और रेवेन्यू बुकिंग तक, ये पूरे का पूरा कॉस्ट फ्लो किस तरह से चलता है और जर्नल एंट्रीज कहाँ कहाँ पे किस तरह से पास होती हैं, इसमें इस चैप्टर में इस चीज़ का जिक्र है। उसके बाद एक और चैप्टर है, ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है और ये हर जगह पे इसकी एप्लीकेशन है, ये कोई ऐसे नहीं कह सकते कि कोई स्पेशल कॉस्टिंग सिस्टम है। अच्छा, इसके बाद ये भी एक ये एंड पे पढ़ेंगे कॉस्टिंग सिस्टम, इट्स ऑल्सो अ स्पेशल वन, जिसमें एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए से फाइनल प्राइस को डिटर्मिन किया जाता है। अच्छा, अब ये इस पर थोड़ी सी हल्की सी डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको मैं एक हल्का सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि डिफरेंट कॉस्टिंग सिस्टम से क्या मुराद है। देखो, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से क्या मुराद है, ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी वो इस तरह से काम कर रही होती हैं कि उनको ऑर्डर्स रिसीव होते हैं और हर ऑर्डर उनके लिए फिर एक जॉब बन जाती है। फिर उस जॉब में वो मटेरियल लगाते हैं, उसमें वो लेबर लगाते हैं, उसमें वो दीगर अखराजात करते हैं और फिर हर जॉब एक ख़ास रेवेन्यू पे या ख़ास रेवेन्यू अर्न करती है और हर जॉब एक प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जॉब्स की बेसिस पे काम कर रही होती हैं तो वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं। फिर इसी तरह से देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बैचेस की फॉर्म में प्रोडक्शन करती हैं और बैचेस की फॉर्म में ही सेल करती हैं। आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बेवरेजेस का अंदाज़ा है ना, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, तुम्हारे जितने भी ये जो शिजान वगैरह जितने भी जूसेस हैं तो वो अब प्रोडक्शन जो है वो किस सूरत में कर रहे होते हैं, बैचेस की फॉर्म में करते हैं और अकॉर्डिंगली मोस्ट प्रॉब्ली दे आर आल्सो सेलिंग द सेम इन टर्म्स ऑफ बैचेस। तो वो कॉस्टिंग किस तरह से करेंगे उसका जिक्र वहाँ पे तुम्हें मिलेगा। इसी तरह से वो देखो, एक छोटा सा एक वर्ड नज़र आ रहा है इसी लाइन में, सर्विस कॉस्टिंग। जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से कॉस्टिंग करती हैं उसका जिक्र हमें वहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से आगे चलते हो तो प्रोसेस कॉस्टिंग, कहीं नाम सुना हो इसका जिक्र खैर कहीं सुना हो आपने अपने बड़े भाइयों से या बहनों से, सीनियर से,
कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है। बहरहाल ये एक मशहूर है, बदनाम ज़माना ज़रा ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, लेकिन अगेन इट्स डिटेल्ड चैप्टर। कहाँ अप्लाई होता है ये बात करेंगे तो ज़रा इट विल मेक मोर सेंस। भाई वो ऑर्गेनाइजेशंस जो एक फिनिश प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ या आफ्टर अ सर्टन सेट ऑफ प्रोसेसेस उसको प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल एंटर किया गया पहले प्रोसेस में, उसके बाद वो प्रोसेस 2 में एंटर हुआ, फिर प्रोसेस 3 में, एंड आफ्टर प्रोसेस 3 इट गॉट कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो ऐसे इस सूरत में जो प्रोडक्ट बनता है उसकी कॉस्टिंग किस तरह से की जाएगी ये हम पढ़ेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। अच्छा, इसी तरह से आगे चलते हैं। आगे हमें नज़र आ रहा है जी जॉइंट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये अभी के लिए छोड़ दें आप एंड वाले पे चलें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि जो एक ही तरह का प्रोडक्ट बड़े मैस स्केल पे और रेपिटेटिवली बना रही होती हैं। चाइना तो मैं ख्याल है बेस्ट एग्जांपल बैठता है इसके ऊपर। एक ही तरह की प्रोडक्ट बार बार और मैस स्केल पे बना रही हैं। उनको वक्त गुजरने के साथ साथ अंदाज़ा हो जाता है कि कितना मटेरियल लगता है एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, कितनी लेबर लगती है और कितने दीगर खर्चे लगते हैं और उन खर्चों की कॉस्ट कितनी आती है। तो वो फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ दे आर इन अ पोजीशन कि हर प्रोडक्ट का क्या बना लें, एक स्टैंडर्ड सा कॉस्ट कार्ड बना लें और फिर सारी एंट्रियाँ वो किस बेस पे करते हैं, उस स्टैंडर्ड कॉस्ट की बेस पे। जब पीरियड गुजर जाता है एक्चुअल डिटेल्स मौजूद होती हैं, एक ही एंट्री पास करते हैं और एडजस्टमेंट कर देते हैं, वो सारी वैल्यूज़ एक्चुअल पे रिपोर्ट हो जाती हैं। तो ऐसी एंटिटीज़ जो हैं वो अपना कॉस्टिंग सिस्टम किस तरह बच्चे मैनेज करती हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम से। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के साथ एक वर्ड अटैच्ड है वेरिएंस एनालिसिस, ये कोर है इस चैप्टर का, ठीक है। सो वेरिएंस एनालिसिस वैसे देख के शायद आपको लग रहा होगा ये किसी दो चीज़ों का फ़र्क है और फिर उसका एनालिसिस है, यही कह रहा है ना। वेरिएंस एनालिसिस और क्या हो सकता है, डिफरेंस ऑफ एनी टू थिंग्स एंड देन एनालिसिस ऑफ द सेम। सो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल चीज़ों के साथ कंपेयर किया जाता है और वेरिएंस देखते हैं, यार ये वेरिएंस ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, और अगर है तो ये क्यों आया, होना तो नहीं चाहिए था। फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, एनालिसिस होता है। सो ये काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ ही अटैच्ड है। फिर आखिरी तुम्हारा पार्ट है, उसमें टेस्टिंग 30 to 40 मार्क्स की उन्होंने लगाई हुई है, जिसमें सबसे पहला एरिया आपका है सर जी EOQ का। EOQ एंड ऑर्डर लेवल्स, इसका ताल्लुक इन्वेंट्री के साथ है। आप मार्केट में भी जाओगे, इवन मैं भी एक ख़ास हद तक, एक ख़ास टाइम तक उसको मटेरियल के साथ कवर करवाता था। मटेरियल इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो मटेरियल के साथ ही इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल राइटफुली इसको एनालिसिस के पार्ट में रखा है क्योंकि ये एरिया एनालिसिस का ही है। तो बहरहाल इसका ताल्लुक जो है वो बच्चे इन्वेंट्रीज़ के साथ है, तो इसलिए वहाँ पे मैंने इसका जो है इंडिकेशन दे दिया वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग के बारे में बिल्कुल हल्की सी बात हुई है, और एंड पे CVP एनालिसिस। ये चारों बच्चे एरियाज़, ये 4 टॉपिक्स आखिरी पार्ट के, और उस पार्ट B का आखिरी हिस्सा, उसमें जो वेरिएंस एनालिसिस है, ये सारे काम बच्चे किसके हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वैसे नाम भी ज़ाहिर है, देखो जिन जिन चीज़ों के साथ एनालिसिस है, डिसीजन मेकिंग है, एक रेलेवेंट कॉस्टिंग तो मैं नज़र आ रही है ये कॉस्टिंग, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग भी होती है। फिर इसी तरह वो EOQ एंड रीऑर्डर लेवल्स, मैंने चूँकि जिक्र किया कि ये काम एनालिटिकल है, और वो जो वर्ड एनालिसिस का है, वेरिएंस का, वो भी नाम से ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें एनालिटिकल हैं, ये तमाम चीज़ें मैनेजेरियल या डिसीजन मेकिंग रेलेवेंट हैं। दोज आर प्रैक्टिकली एंड एकेडमिकली कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसके अलावा बच्चे दीगर जितने भी एरियाज़ हैं वो CA मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट के एरिया में आते हैं। सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये आपका ओवरऑल सिलेबस। इसमें अगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से बात करनी है आगे चल के बात करेंगे, अभी रहने दें। अभी आप यही ध्यान में रखें, आपने सारा कवर करना है और करना है बिल्कुल, उसके बगैर तो कोई गुजारा, कोई चारा नहीं है। अच्छा, इसकी अप्रोच पे थोड़ी सी बात कर लें। अगेन पढ़ कुछ नहीं रहे, जेनेरिक डिस्कशंस हो रही हैं। इसको पास करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, इस पे अगर बात कर लें। और ये किस तरह का सब्जेक्ट है, और पेपर में क्या होता है, 5-6 सवाल आते हैं, 7-8 आते हैं, 9-10 आते हैं, किस तरह से आते हैं। जो आपकी नई स्कीम है उसके हिसाब से यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही होगा। 2 पार्ट्स में होता है ना पेपर, 2 सेक्शंस में। कैफ, अच्छा वो कितने बच्चे हैं जो कैफ में पहली दफ़ा अपीयर होंगे इस दफ़ा, ओके। तो फिर आप लोगों के लिए तो PRC रेलेवेंट है ना। PRC में तो मेरा ख्याल है 2 सेक्शंस में पेपर नहीं आता, क्या आता है? PRC के जो पेपर्स होते हैं उसमें पेपर 2 सेक्शंस में आता है,
अच्छा ओके। बहरहाल कैफ में ये स्टाइल होता है कि जो पेपर है वो 2 सेक्शन में बट के आता है, जिसमें जो पहला सेक्शन है उसमें यूजुअली कम वेटेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो थोड़े ज़्यादा वेटेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन बी में होते हैं। लेकिन ये इसका कतई मतलब नहीं है कि वो चॉइस दे देते हैं कि जी ए में से इतने अटैम्प्ट कर लें और बी में से इतने कर लें, करने सारे ही हैं, सिर्फ वो एक बस शशकेबाजी है, एक सेक्शन बना दिया एक दूसरा बना दिया, करने सारे ही हैं आपने, अच्छा किसी से भी नहीं है। तो यहाँ पे भी बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं, चूँकि तुम जानते हो ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई 2 अटैम्प्ट्स हुई हैं अभी, एक जो बिल्कुल ताज़ी अटैम्प्ट जो गुजरी है वो, और एक उससे पिछली, वो थी फर्स्ट अटैम्प्ट कैफ स्कीम की। तो न्यू स्कीम में ये देखा गया है कि टोटल 8-9 क्वेश्चंस होते हैं। इससे पहले जो कैफ 8 होता था ना, यानी कि यही कॉस्ट अकाउंटिंग जब ये 8th पेपर होता था कैफ लेवल का, तो ये काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंच गया हुआ था। इतने एडवांस पे था यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 सवाल होते थे पूरे पेपर में, और ये BFD का स्टाइल होता है। BFD इज़ बेसिकली बड़ा भाई इसका CFAP 4, ठीक है। तो वहाँ पे 6 सवाल होते थे, और इस चीज़ को तुम मेरा ख्याल है बखूबी अंदाज़ा कर सकते हो कि अगर 100 नंबर को 6 सवाल में तोड़ें वर्सेस 100 नंबर को 9 सवाल में तोड़ें, क्या फ़र्क होगा। एनालिसिस तो कर सकते हो ना एक अपेरेंट सा, भाई हर सवाल में डाटा भी ज़्यादा होगा और हर सवाल को अटैम्प्ट करने में, कवर करने में, एब्जॉर्ब करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं। लेकिन यही अगर छोटे छोटे सवाल में तोड़ दें पूरे पेपर को, तो ज़ाहिर है हर सवाल डिफ़िकल्टी लेवल में भी कम हो जाता है, डाटा भी इसमें कम होता है, अटैम्प्ट करना भी कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो ये देखा गया था। लेकिन अब ये जो रिसेंट 2 अटैम्प्ट्स देखी गई हैं ना, दोनों में ऐसा ही था। आई वॉज जस्ट वेटिंग के सेकंड अटैम्प्ट में वो क्या करता है, मे बी वो अपना पैटर्न चेंज करे, लेकिन नहीं किया उसने, बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट किया है, क्योंकि वो सेक्शंस बनाना चाह रहा है। और ये कैफ 8 से इसको 3 बनाने का भी एक इफेक्ट वो दिखाना चाह रहा है कि यार ये अब उस लेवल का शायद स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मैं कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वी विल मेक द प्रेपरेशन ऑफ दिस पेपर जस्ट एज इफ कि ये एडवांस लेवल का फुल फ्लैज पेपर है, ठीक है। और ये है भी फुल फ्लैज, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने किसी खुशफहमी में नहीं रहना कि ये 2 अटैम्प्ट्स आ गए हैं तो बस आगे सुकून है। पूरा ग्राउंड उसके पास अवेलेबल है। बस ये है कि पार्ट बी या सेक्शन बी में 2 या 3 सवाल हैं जो कि वो हाई एडवांस लेवल के टेस्ट कर सकता है। तो आप जो चीज़ छोड़ के जाएं वो चीज़ एडवांस में टेस्ट कर गया तो फिर आप क्या करेंगे। सो इसलिए ये तो कतन नहीं करना, कभी भी नहीं करना। पूरे ओवरऑल CS स्ट्रीम के लिए बच्चे ये चीज़ कभी भी नहीं करनी कि कोई चीज़ छोड़ जाएँ। अगर कोई ये मैं आपको ओवरऑल एक एडवाइस दे रहा हूँ, अगर किसी चीज़ के ऊपर आपके पास थोड़ा टाइम रह गया तो सिर्फ ये काम कर लो कि उसकी प्रैक्टिस कम कर जाना, वो चीज़ छोड़ के मत जाए। क्यों? मेरे कोलीग्स, मेरे अपने स्टूडेंट्स, बच्चे कहते हुए मैंने उनको सुना है कि यार काश मैं सिर्फ ये देख जाता, ये कुछ भी नहीं था। और आप उससे, उस बच्चे से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे जो 47, 48, 49 पे उड़ा है कि यार ये एक सवाल अगर 6-7 नंबर का, ये मैं अगर सिर्फ ये देख जाता तो यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो एक बेसिक इलस्ट्रेशन अगर मैं कर जाता इसकी, ये तो वो था। तो ये कभी भी नहीं बच्चे हरकत करनी। ओवरऑल पूरे CA में याद रखें, कोई इसको बहाना नहीं बनाना कि टाइम नहीं था, ये था वो था। टाइम नहीं था किसी भी वजह से, अव्वल तो आपकी प्रेफरेंस बच्चे पहले स्टडीज़ होनी चाहिए, इसके अलावा कोई प्रेफरेंस होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर टाइम नहीं बचा किसी वजह से, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम कर दें, डू नॉट लीव दैट टॉपिक। तो ये स्टाइल है तुम्हारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेस्टिंग का। अच्छा, इसको पास करने के लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, अब ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। मेरे नज़दीक 3 सबसे बड़ी इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि बच्चे आपने शुरू से लेके एंड तक अपने जहन में रखनी है। हमारा फोकस शुरू से एंड तक इस पे होगा। मैं एक्सेसिव प्रैक्टिस करवाता हूँ, सवाल में बेशुमार, क्लास में बेशुमार सवाल होंगे, पास पेपर्स होंगे, मेरे अपने बनाए हुए होंगे, पैरेलल बॉडीज़ के होंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली मैं 2014 से लेकर रीसेंट तक तो ऑलमोस्ट सारे पास पेपर्स करवाता हूँ क्लास में, ऑलमोस्ट सारे। और बीच में जगह जगह पे मैं इवन होम असाइनमेंट्स के तौर पे भी सवाल देता हूँ और उसको अगले दिन डिस्कस किया जाता है। और जब दे रहा होता हूँ सवाल तब भी उसको डिस्कस करके स्टूडेंट्स को हैंड ओवर किया जाता है और फिर वो सवाल करते हैं। तो हमने भी इसकी एक्सेसिव प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, हमारा प्रैक्टिस कर लेने का ऑब्जेक्टिव ये जहन में होना चाहिए कि मैंने ये नहीं करना, इस नीयत से प्रैक्टिस नहीं करनी कि यार अब ये कर लिया, अब ये सवाल ऐसा ही आएगा ना दोबारा तो मैं बड़ा अच्छा कर लूँगा। ऐसा नहीं करना। आपको बच्चे एक चीज़ का ख्याल रखना है और वो ये है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रेंथ इज़ द की टू पास दिस पर्टिकुलर पेपर। बच्चे कॉमन एरर ये करते हैं कि जिस टेक्निक से उन्होंने कोई और पेपर पास किया होता है वो टेक्निक वो हर पेपर पे लगाने की कोशिश करते हैं। ये काम नहीं करना। ये चीज़ आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी रियलाइज़ हो जाएगी CFAP लेवल पे। हर पेपर को CFAP लेवल पे पास करने की अपनी टेक्निक है। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसमें कहते हैं और मेरा ख्याल है सही कहते हैं, जितनी प्रैक्टिस करें एक सवाल, जितनी दफ़ा बार बार रिपीट करें उतना अच्छा है। फॉर्मेट्स
वो फॉर्मेट्स होते हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वहाँ पे कॉस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, दीगर भी बेशुमार चीज़ें आएंगी जब आप इंशाल्लाह एडवांस स्टेज पे जाएंगे। तो वहाँ पे बच्चे जितनी दफ़ा अपने आप को फॉर्मेट से गुजारेंगे वो इतना ज़्यादा आपके दिमाग में पक्का रहता है। यहाँ पे फॉर्मेट्स नहीं है। ऑल्दो मेरी कोशिश हर जगह पे ये रहती है कि जहाँ तक हो सके इस सिलेबस को मैं स्टैंडर्डाइज्ड करूँ ताकि बच्चे को इतनी तंगी ना हो, लेकिन इस तंगी के लिए आपने अपना माइंड बना के रखना है। बहुत से सवाल बच्चे ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको एट द स्पॉट वहाँ पे सोल्यूशन प्लान डेवलप करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन गिवन। या डिसीजन मेकिंग तो मैं नज़र आ रहा ना, ये बड़ा तंग करती है इस हवाले से बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे आपसे डिसीजन मेकिंग उसने करवानी है, वो कोई भी तुम्हारे सामने एक बिजनेस सिनेरियो रख सकता है। इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बी मेकिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। तो अगेन यहाँ पे सबसे बड़ी जो बच्चों की शिकायत रहती है सब्जेक्ट से, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मशहूर भी है, वो ये है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड्स या उस तरह से फॉर्मेट्स नहीं हैं। ऑल्दो इट वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, वो किस टेक्निक किस अंदाज में बच्चों को पढ़ाता है। मेरी कोशिश होती है कि इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, लेकिन पहला इंग्रेडिएंट टू पास दिस पेपर, ये पहले दिन से आप अगर कहीं लिख के लगा सकते हैं अपने किसी जगह पे तो लिख के लगा लें जिसको आप बार बार पढ़ सकें, और वो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रेंथ होना वो बच्चे की है। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आपने रीसेंट अटेम्प्ट के 6-7 सालों के पास पेपर्स कर लिए हैं और आप पेपर कर लेंगे, सर आपकी भूल है। एक और एरिया आपको बता दूं जो बच्चे एरर करते हैं, बच्चे सवालों से कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, और बहुत से सवाल ऐसे होते हैं बच्चे पास पेपर्स के कि जिसमें आई कैप के एग्जामिनर ने कोई कॉन्सेप्ट टेस्ट किया होता है लेकिन वो की कॉन्सेप्ट नहीं होता, उस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक सिर्फ उस सवाल से होता है। अब बच्चा उस सवाल से अंदाज़ा कर लेता है कि शायद यही कॉन्सेप्ट है और फिर उसी को डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करना शुरू कर देता है, जो कि गलत है। इसी तरह से सर अभी कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं जो कि आई कैप के एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किए हुए, और अगर तुम पास पेपर्स को समझ रहे हो कि वो तुम्हारी तैयारी की बेस है, तो सर आपने अच्छा खासा पोर्शन है जो कि आप छोड़ रहे हैं। तरीका क्या होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट से क्या मुराद, वो चीज़ें जो हम क्लास में हर टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस होंगी, उसको अप्लाई करना सीखना। द अल्टीमेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन दिस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कि आप क्या करो, जो कॉन्सेप्ट जो चीज़ें क्लास में डिस्कस हो रही हैं उसको अप्लाई करने की एबिलिटी को पॉलिश करना है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे आपके अगर ज़बरदस्त हैं और आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस है, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि शुरू हो जाएं 2002 से और आप 2022 तक जो 20 साल के पास पेपर करके जाएं तभी होगा, नहीं। मैं कहता हूँ आप अगर 2014 से लेकर रीसेंट तक के भी कर लें, अभी मैं इस पर भी आता हूँ कितने पास पेपर्स, और साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, मैं कहता हूँ कोई इशू नहीं पेपर को पास करना। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए इंटैक्ट। सेकंड, पास पेपर्स आई कैप के जितने हो सकें उतना अच्छा है, लेकिन अगर कोई किसी वजह से थोड़ी सी डेफिशिएंसी रह गई है लेकिन यू हैव मेड दिस थिंग श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, कितने पास पेपर्स इट्स वेरी सब्जेक्टिव। मैं ये रेकमेंड करता हूँ 2014 से लेके 2000 अभी जो बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट है, दीज पास पेपर्स रिफ्लेक्ट द टेस्टिंग स्टाइल ऑफ टुडे। इससे पीछे वाले भी कुछ सवाल, अब मैंने जो किताब आपको रेकमेंड करूंगा जो कि मेरी सेल्फ ऑथर्ड है, मैंने उसमें ऑटम 2014 से रीसेंट सारे पास पेपर्स अलॉन्ग विद सजेस्टेड सॉल्यूशंस उसमें रखे हुए हैं। इवन उससे पहले भी 2013, 12, 11, 10, 9, 8 तक के भी जो अच्छे पास पेपर्स हैं वो मैंने उसके अंदर रखे हुए हैं अलॉन्ग विद द सजेस्टेड सॉल्यूशंस। 2014 से आप पीछे जाते हो ना तो टेस्टिंग का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा पुराना है, वो कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो इसलिए उनको करना दैट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर योर टुडेज़ पेपर्स। तो इसलिए रेकमेंडेड नहीं है, वरना आप मार्केट से किताबें उठाओगे तो आपको शायद 2002 का भी कोई पास पेपर उसमें मिल जाते हैं। पुरानी किताबें चल रही हैं तो वो उसमें उन्होंने डाले होते हैं। लेकिन अगेन मेरी तरफ से जो आपको एक स्ट्रेट अवे एक रिकमेंडेशन है, कम से कम 2014 से रिसेंट आप बच्चे सारे पास करें, और ये सेंस भी क्रिएट करता है भाई जिस पेपर में तुम बैठोगे जब तक खुद उन पास पेपर से नहीं गुजरोगे, नहीं अटेम्प्ट करेंगे, आपको डिफ़िकल्टी लेवल और इन इश्यूज़ को हैंडल करने का तरीका कैसे आएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि मैं इसलिए इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि एक और अप्रोच मार्केट में एग्जिस्ट करती है कि बस जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लें तो बाकी बस प्रैक्टिस नॉर्मल सी नहीं। सर आपने 2014 से अब तक के सारे पास पेपर्स करने हैं। ये मैं इस वजह से कहता हूँ कि बच्चे हर एक का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है। बहुत बच्चे होते हैं कि जिनको तसल्ली और कॉन्फिडेंस ही किससे आता है
पास पेपर अटैम्प्ट करने से, और उसके बगैर चारा भी नहीं है। सो सर आपने सारे करने हैं। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देन यू शुड हैव लर्नड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स थ्रू एप्लीकेशन ऑन द पास्ट पेपर्स। और अगर आप ये समझ रहे हैं, एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैं तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे करूँगा, उधर से शुरू हुआ करूँगा, यहाँ तक जाया करूँगा, बड़े सवाल होंगे। उस्ताद कोई भी हो उसको देखते हुए समझ जाना, हो गया ये तो बड़ा आसान है, ये सवाल तो ओके हो गया। और आपको जब सवाल दिए जाए आप ना करके आएँ, इससे बड़ा आप ब्लंडर कोई नहीं कर रहे, आप इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं कर रहे। और ये कॉमनली बच्चे करते हैं, उनको 2, 3, 4 सवाल क्लास में करवाए जाएँ, 1 या 2 होम असाइनमेंट में डिस्कस करके दिए जाएँ, अगले दिन आते हैं तो आधे बच्चे ब्लैंक बैठे होते हैं। बाबर आजम बड़ी अच्छी कवर ड्राइव मारता है, मैं सारा दिन उसको देखता रहूँ, वाह 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 ये ऐसे मारनी है, बस ठीक है, मैं जाके अगले दिन मार लेंगे। तो इस तरह बैठे पेपर में कि जी उस्ताद को देखते रहे वो कर रहा है, जी क्या बात है, बड़ा अच्छा, ये तो मुश्किल ही कोई नहीं है। लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल है, लेकिन जब आपको सवाल दिया जाए, यार जब आप नहीं करेंगे तो आपको जब खुद उस सवाल से गुजरते हुए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे हैंडल करना नहीं करेंगे, गुजारा नहीं है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट पास पेपर सारा करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, अंग्रेज़ी का होना अच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ऐसी चीज़ है मैं ना भी बताता, लेकिन आपको आगे अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये इंग्रेडिएंट्स बता के चुप कर जाऊँगा, मैं जब सवाल शुरू होंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि ये देखें बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने ज़रूरी हैं, ये देखें पास पेपर की प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है, ये देखें अंग्रेज़ी का जानना कितना ज़रूरी है। अंग्रेज़ी का जानना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे बाकी पेपर्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अगर इसको रिलेट करना चाहो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादातर चीज़ें कैसी होती हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होती हैं। तुम्हें पता होता है, तुम शक्ल देखते हो कि कोई डेबिट क्रेडिट्स आ रहे हैं तो चलो ट्रायल बैलेंस बनाना है। अगर कोई फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट आ रही है, कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, तो शायद कोई काम इनकम स्टेटमेंट का है, होती है, ये नहीं बात होती कि नहीं होती, लेकिन यहाँ पे कुछ अंग्रेज़ी की चीज़ें होंगी जिसको अंडरस्टैंड करना और अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना, वो बड़ा ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, तो ये इंग्रेडिएंट्स है इसको पास करने के। हमारा स्टाइल क्या है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। मैं हर टॉपिक को शुरू करूँगा और उसको बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से उसका आगाज़ होगा, और सफिशेंट प्रैक्टिस करते करते एडवांस लेवल पे जाते जाते जब हम ये समझेंगे कि हम एक एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम पास पेपर का सवाल उठा सकते हैं, फिर हम पास पेपर पे शिफ्ट होंगे और इंशाल्लाह जितने पास पेपर्स हो सके वो हम क्लास में करेंगे और साथ साथ आपको होम असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। हर टॉपिक जब ख़त्म होगा तो उसके बाद आपका उसका टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट का जब आप डे होगा उससे अगले दिन आप आएंगे तो फिर उसको डिस्कस किया जाएगा कि इस टेस्ट में मसला क्या है। कुछ एक आध पॉइंट जो कि मुझे पता होगा कि इस टेस्ट में मुझे पता है कि ये चीज़ है डिस्कस करने वाली, वो मैं खुद से कर दूंगा, बाकी मैं आप पे छोड़ूंगा कि आपको क्या मसला उस टेस्ट में आया है। और टेस्ट से गुजरना ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। एक एफ़र्ट जब एक इदारा कोई भी है जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो, जब वो कर रहा है तुम्हारे लिए एफ़र्ट, तो क्यों नहीं उसको अवेल कर रहा है। तो कोई हर्ज नहीं है, आप आओ, आके टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे। हमने कौन सी तरह सोटियाँ रखी हुई हैं तुम्हारे हाथों में सोटियाँ मारें, कितने बड़े हो गए तुम लोग। कम से कम पता तो चलेगा कि ये टॉपिक पे आप कहाँ खड़े हुए हैं, आपकी ग्रेप इस टॉपिक पे पड़ी है या नहीं पड़ी, या अगर नहीं पड़ी तो फिर अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट करें उस पर, पता तो चले ना। तो ये स्टाइल होगा। व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है, उसमें मुझे वक्त के साथ साथ बहुत से पास पेपर ऐसे होंगे जो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होंगे। आई कैप का सजेस्टेड सोल्यूशन होगा लेकिन स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होगा, या कोई सोल्यूशन में एरर होगा, तो सोल्यूशंस मैं उसमें शेयर कर रहा हूँगा। दीगर कम्युनिकेशंस मेरी तरफ से या स्टूडेंट की तरफ से रेलेवेंट प्रोडक्टिव जो डिस्कशन है वो उस मकसद के लिए वो ग्रुप बनाया जाएगा। और भी कोई जो दीगर चीज़ें हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मैंने शेयर करने हैं, कोई भी किसी बच्चे ने सवाल पूछना है, मैं अवेलेबल होता हूँ 24/7। आपने वैसे कोई सवाल मेरे से पूछना है किसी भी हवाले से, टॉपिक के हवाले से, ये समझ नहीं आ रहा, आप ड्रॉप कर दें। मेरी कोशिश होती है 12 घंटों में से 1 घंटा मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए रखता हूँ, वो मैं ख़ुद उनको रिप्लाई करता हूँ हर एरिया में से जो भी उनको मसला है। तो ये हमारा ओवरऑल अंदाज़ है। अच्छा, अक्टूबर स्टार्ट से जनवरी एंड, मेरी पूरी कोशिश है कि जनवरी 31 को आपको घर भेज दूँ, सच दैट फेब का पूरा महीना आपके पास पढ़ाई के लिए बच जाए। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, हो सकता है फरवरी का 1, 2, 3 दिन जो है वो मे भी लग जाए। कब पेपर बन रहा है तुम्हारा? मार्च को देखो ज़रा, मार्च का पहला मंडे कौन सा है, कोई देखता है ज़रा? 5th मार्च को इज़ द फर्स्ट मंडे। सो कॉस्ट का पेपर थर्सडे को होता है, MFA का वेडनेसडे को होता है। सो इट मीन्स दैट 8th 9th को तुम्हारा पेपर बन रहा है। तो चलो अगर 1st 2nd 3rd फेब को भी ख़त्म हो जाए, सो ज़रा हंसने वाली बात नहीं है, ये चीज़ सोचने वाली है। सो अगर 3rd को भी ख़त्म हो जाए तो मोर देन अ मंथ यू हैव विद यू, कि ताकि आप इसकी जो अच्छी रिवीजन कर सकें।
अच्छा, आपको तैयारी कब शुरू करनी है? आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पेपर जब तक रिजल्ट नहीं आता ना बच्चा बोंगे, आज की क्लास में तुम इधर बैठे हो ना, कल उधर बैठोगे, तीसरे दिन कहीं और बैठेंगे, फिर सोचेंगे, फिर कहेंगे यार रिजल्ट आ रहा है, फिर मसले पे भी टाइम गुजरता है लोगों का, जान माज पे भी गुजरना भी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। बंदा परेशान फिरता है, ज़रा हाफ हार्टेडली फिर रहा होता है, सवाए कुछ के जिनको पक्का पता होगा मैंने ये करना है और वाकई मेरे मतलब सेल्फ असेसमेंट अच्छी होती है उन बच्चों की। तो मैक्सिमम अगर तुमने रिलैक्सेशन लेनी है ना वो 1 मंथ की है। और ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि तुम्हारा जो आखिरी महीना ना फरवरी का वो तैयारी का है, वो तैयारी का नहीं है, वो रिवीजन का है भाई। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं उमूमन मिड में जाके करता हूँ, चले पहले ही कर लेता हूँ। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ सच अ पेपर जो कि मशहूर है कि इसमें अटेम्प्टिंग परसेंटेज बच्चे बहुत पुअर होती है। अटेम्प्टिंग परसेंटेज मतलब परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय अ कैंडिडेट। ऑन एवरेज बच्चों का पता क्या होता है कि सर 75 का ही हुआ है, सर 80 का ही हुआ है। ये कोई 80 में अच्छी बता रहा हूँ अटेम्प्टिंग परसेंटेज। वैसे इसकी रीज़न पता क्या होती है, वो क्या बोंगी मारते हैं जिसको मैं कवर करने के लिए हमेशा बच्चों को कहता हूँ, और वो ये होता है भाई देखो, एक सवाल 2 3 4 5 तुमने एक चैप्टर खोला हुआ है और उसके क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हें खुद पता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, पता होगा ना। इसी तरह तुम चैप्टर 9 खोला हुआ है, चैप्टर 9 में जो है ना वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, तुम उसके सवाल करी जा रहे हो, दे दनादन क्वेश्चन 1 2 3 4 5 करी जा रहे हो, तुम पता है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, पहले में ये इशू है, दूसरे में ये, तीसरे में ये। लेकिन ये जो पूरे 9 सवाल हैं इसको 3.25 घंटे में 1 गो में अटैम्प्ट करना कि भाई मैंने पहला सवाल शुरू किया तो ओए इसके लिए तो डेडिकेटेड टाइम 25 मिनट था, ये तो टाइम हो गया 26 मिनट, अब क्या करूँ, इधर ही रहूँ आगे चलूँ, अगर इधर ही रहना है तो बस कौन सी चीज़ें करूँ और आगे चलूँ। चलो जी, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन शुरू किया, टाइम एलोकेटेड 15 मिनट, शुरू कर दिया, 20 मिनट हो गए, यार ये तो नहीं हुआ, अब क्या करूं, इसकी एक एडजस्टमेंट बस ये करके आगे चलूं या इसको पूरा एंड तक पहुंचाऊं। सर इसकी प्रैक्टिस कब होगी? इसकी प्रैक्टिस कभी भी नहीं होती। और मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बावजूद इसके कि उस्ताद कह के बेचारे मर जाते हैं कि यार जब सवाल करो तो टाइमर रख के करें, कोई नहीं करता कोई नहीं करता, सिवाय में भी 1-2 बच्चों के। उनको पता किस चीज़ से गर्ज होती है, जो सवाल कर रहे होते हैं किसी तरह से हो जाए और उसके बाद मैंने सवाल को नहीं देखना, यही होता है। वो कभी भी नहीं इस तरह से सोचते कि भाई पेपर में कॉन्स्ट्रेंड टाइम होना है, लिमिटेड होना है, उसके अंदर द फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यू विल बी जज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ 3 hours and 15 minutes। मैं चलो अनफॉर्चुनेटली कह लेता हूँ, ऐन मुमकिन है कि जो 5-6 बच्चे पास हो गए CMA में उसके कॉन्सेप्ट्स कम अच्छे हों उस बच्चे से जो कि बाकी 5-6 फेल हो गए। सिर्फ वो जो 5-6 बच्चे हैं ना वो 3.25 में परफॉर्म नहीं कर सके घंटों में, लेकिन ये जो बच्चे थे ना 3-4, ये 3.25 में बड़ा अच्छा टाइम मैनेज कर गए, अपनी जो नर्व्स हैं उसको कंट्रोल कर गए। उनको इस चीज़ का पता चल गया कि यार किस पे कितना टाइम लगाना है और किस पे कितना टाइम नहीं लगाना। आपको आई कैप खुद कह रहा है 50 लेने हैं, तो ये आपको किसने कह दिया कि एक सवाल को मैंने शुरू कर दिया तो तोड़ो तोड़ पहुँचा के ही आऊँगा तो मेरा मुझे आसान है? ये आपको किसने कह दिया? इस चीज़ की प्रैक्टिस किससे होगी? 3.25 घंटे में जो एक पूरा पेपर आप करेंगे। इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ बच्चे 2 पास पेपर रिजर्व कर लें, एक मॉक पकड़ लें, मॉक तो हर इदारा करवाता है ना, मॉक अपने पास रिजर्व करें और एक और पास पेपर रख लें, और वो कम से कम बच्चे 2 दफ़ा 3.25 घंटे में अटैम्प्ट करें ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रेशर मैनेजमेंट हैंडल हो। बच्चे उसका इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तुम बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी तुमने, तुम्हारे बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, लेकिन 3.25 घंटे में किसको कितना टाइम देना है उसमें मार खाओगे। अटेम्प्टिंग परसेंटेज फारग 50 से नीचे। सारे चीज़ों को बच्चे कवर करने की ज़रूरत है। इस सब्जेक्ट में 3.25 घंटे में खुद से पेपर करने की इम्पोर्टेंस बच्चे सबसे ज़्यादा है। किसी पेपर में इस तरह की एवरेज अटेम्प्टिंग परसेंटेज नहीं है, इसमें है या इसका जो बड़ा भाई है BFD उसमें। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने शुरू दिन से तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये जो आखिरी महीना है ना तुम्हारा, वो इस मकसद के लिए होना चाहिए कि तुमने जितने भी सवाल किए हैं, चलो चंद एक चैप्टर्स या 1-2 टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि तुम छोड़ दो, वो एंड पे जाके कर लो फरवरी में, इट मेक्स सेंस। उसके बाद 2-1 दफ़ा पास पेपर्स, 2 या 3 दफ़ा पास पेपर्स करें और फिर उसके ऊपर अपने इश्यूज़ को एड्रेस करें कि भाई ठीक है कॉन्सेप्ट्स मेरे अच्छे हैं लेकिन मेरे से टाइम नहीं मैनेज हो रहा, उसको भी तो आपने ध्यान देना ना उसकी तरफ। तो ये उस मकसद के लिए आखिरी महीना रखें, ना कि आप ये कहें कि यार फरवरी में जाके मैंने सही तैयारी शुरू करनी है, वो मेरा सही फेज़ होगा। सर आप गलत कर रहे हैं। आपने अगर मैक्सिमम लेवरेज लेना है ना, अक्टूबर का ले लें बस,
उसके बाद आपकी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए शुरू, यानी कि आपको जो मतलब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जिस भी सब्जेक्ट का वो करें साथ साथ, और जब जब बच्चे आपको टाइम मिल रहा है पीछे वाली चीज़ें साथ साथ रिवाइज़ करते चले जाएं। संडेज़ इस मकसद के लिए आप रख लें कि जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज़ कर लें, और साथ साथ जो टॉपिक क्लास में चल रहे हैं वो आप उसको साथ साथ करें, पाइल अप मत कीजिएगा। ये मेरी एडवाइस है आपको। ये छोटी सी डिस्कशन थी मेरी, और किसी का कोई इनपुट है, कोई सवाल है किसी का, तो वो पूछ ले। बिल्कुल अपडेट होके आ गई है, और वो आप अपने पास डाउनलोड भी करके रखें। मैं जो किताब लेके चलूँगा वो अपनी लेके चलूँगा। मैं उसके फीचर्स बता दूँ क्या हैं। 2014 से अब तक के सारे पास पेपर्स विद सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा 2014 से भी पीछे वाले जो अच्छे सवाल हैं वो सारे मैंने उसमें चैप्टर वाइज प्लेस किए हुए हैं अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। इसके अलावा ICAP स्टडी टेक्स्ट के भी क्वेश्चन उसमें मौजूद हैं, और उसके अलावा मेरे अपने ड्राफ्ट किए हुए भी क्वेश्चन उसमें मौजूद हैं। उसके अलावा जिस सीक्वेंस में, जिस अंदाज़ में मैंने लेक्चर्स डिलीवर करना है और आपको कॉन्सेप्ट्स देने हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल, उसी अंदाज़ में आपको चैप्टर्स के अंदर उसकी डिस्कशन मिलेगी। और वो डिस्कशन ऐसी नहीं होगी कि या तो बहुत डिटेल्ड हो या इतनी छोटी हो कि वो बुलेट्स ही हो, वो पढ़ने का फ़ायदा ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। दोज़ आर मॉडरेट इन नेचर। तो इसलिए मैं अगेन आपको बांधता नहीं उसके ऊपर, लेकिन इशू आपको फिर ये आएगा कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा क्वेश्चन 1, अब आप जो किताब लेके आए हुए हो उस पे वो क्वेश्चन हो ना हो तो किस नंबर पे हो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह से मैं चैप्टर के अंदर भी किसी चीज़ का अगर जिक्र करता हूँ, जैसे पेज नंबर ये, इसके ऊपर मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये देखें, इसको पढ़ें, तो अगेन आपको वो वाला इशू होगा। सो मैं उसी किताब को लेके चलूँगा, लेकिन आप साइड बाय साइड डाउनलोड कर लें अपने पास ICAP स्टडी टेक्स्ट। अगर आप समझते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ मैं आपको बता दूंगा, अगर प्रिंट आउट्स की ज़रूरत है तो फिर आप बीच में अरेंज कर लीजिएगा, लेकिन मैं नहीं समझता आपको ज़रूरत है। आप डाउनलोड करके कम से कम रख लें। वो मैं कोशिश करूँगा एक आध इसी वीक में मैं PDF खुद शेयर कर दूँगा ग्रुप में, जो ICAP की स्टडी टेक्स्ट है, बिल्कुल रिसेंट वाली, ठीक है, वो मैं शेयर कर दूँगा। अच्छा, चलें एक और बात बता दूँ थ्योरी की, क्योंकि ज़ाहिर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, थ्योरी कितनी टेस्ट होती है, न्यूमेरिकल कितना होता है। आपने थ्योरी की ना टेंशन नहीं लेनी, मतलब अपने हवास जो है ना इस वजह से नहीं खोने कि यार मुझे थ्योरी नहीं आती, इसको नर्व्स पे सवार नहीं करना। आप अगर पूरे 6 महीने के पीरियड में 7 या 6 घंटे भी दे देते हैं थ्योरी को, यही इनफ है। एग्रीगेटेड बड़े सेलेक्टिव सी पेट सी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस हर चैप्टर में बेसिक डेफिनेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंसेस ऑफ द डिफरेंट सिचुएशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ये कुछ सिलेक्टिव बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं उसका भी एक मैसेज ड्राफ्ट करके व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। आप बेशक, कोई इशू नहीं है अगर तुम पूरे 6 महीने में थ्योरी नहीं भी करते, यानी कि याद नहीं करते, मैं उसकी जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को तो उससे कंसर्न होता है ना, रट्टा ला ली है तो गल बन जाए साड़ी। तो याद करने की ना, नहीं किया 6 महीने, कोई इशू नहीं है, फोकस ऑन द कैलकुलेशंस। तो आप एंड पे जाके हर चैप्टर में से वो चीज़ें निकाल के उसको एक दफ़ा मेमोराइज कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ 6-7 घंटे पूरे 6 महीने में मोर देन इनफ कवर हो जाता पूरी थ्योरी का एरिया। क्यों? टेस्टिंग बहुत भी अगर जाती है तो 10 मार्क्स तक की होती है। ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, वरना 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8 ये टेस्टिंग पूरे पेपर में होती है आउट ऑफ द 100 मार्क्स। हाँ, जहाँ तक कॉन्सेप्ट्स का ताल्लुक है, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है अगर कोई चीज़ उर्दू में समझ आती है, उर्दू में समझ आए, कोई इशू नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। मेरी भी कोशिश होगी, मैं अंग्रेज़ी नहीं ज़्यादा झाड़ूंगा, मैं उर्दू में भी बात किया करूँगा ताकि बात जो है वो आसान, क्योंकि हमारा मकसद है समझना, ताकि कॉन्सेप्ट पे अप्लाई हो सके। तो हमें कोई इशू नहीं है, अंग्रेज़ी में समझ आती है, अंग्रेज़ी में समझ आए, उर्दू में आती है, उर्दू में आए, लेकिन येस, वंस यू हैव टू मेमोराइज द थ्योरी दैट हैज़ टू बीन, वो तो अंग्रेज़ी ही चलेगी। हाँ, ये एक पॉइंट मेरे जहन में आया था। और कोई आपके एंड से सवाल है तो बताएं। बच्चे इसमें MCQs नहीं है। हाँ, MCQs नहीं है। इसका जो सेकंड वेरिएंट है कैफ 6, यस, उसमें MCQs होते हैं, इसमें MCQs नहीं है, सारे क्वेश्चंस ही होंगे। जैसे बताया 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन A और B। सेक्शन A में कंपैरेटिवली स्मॉल वेटेजेस के क्वेश्चंस होंगे, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, इतने वेटेजेस के। जो सेक्शन B है उसमें 12, 13, 15, 17 इस वेटेज के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये स्टाइल होता है 100 मार्क्स का।
किताब आपकी अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 days। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहीं पे मंगवा लूँ किताब, तो फिर अब यहीं से ले लीजिएगा। अच्छा, टाइमिंग्स पे बात कर लें। 12 से 1:30 बजे का टाइम है आपका, ठीक है जी। और मंडे टू सैटरडे 6 days a week है, ठीक है। वो होता ये था कि लास्ट में हमने ये किया था कि चूँकि वो जो पिछला सेशन होता है ना गर्मियों वाला, उसमें आप भी जानते हो कि उसमें 2 या 3 सेशन ब्रेक्स के आ जाते हैं अच्छे खासे। छोटी ईद भी आ जाती है, बड़ी ईद भी आ जाती है, फिर आशूरा की तो हॉलीडेज़ खैर आगे चली गई थी, फिर मिड टर्म की भी छुट्टियां आ गई, फिर रोज़ों की वजह से भी बच्चों की एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ होता है। तो वो फिर मैंने जो वीक था वो हाफ़ कर दिया था उसको, तो उसकी वजह से फिर ये था कि आखिरी महीने में यहाँ तक मुझे 2-2 घंटे की क्लासें करनी पड़ी थी। तो फिर बेहतर है कि हम शुरू से ही 1.5 घंटे की क्लास रख लें। दैट विल बी ओके फॉर अस राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड। सो मंडे अप टू सैटरडे 1.5 hours डेली, मे बी कोई क्लास मैं 1.25 घंटे या 1 घंटे के बीच में कर दूं, लेकिन आपको मैं पहले बता दिया करूँगा। और फ्राइडे को हाँ क्लास आपकी घंटे की होगी, क्योंकि जुमा होता है, तो 12 से 1 बजे का टाइम होगा। अच्छा, अभी का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, चूँकि हिसाब की मैनेजमेंट से मेरी कल बात हुई थी, तो बच्चों के भी कॉल्स आ रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छी कसीर तादाद जो है वो आउटसाइडर्स की है, तो वो अभी आ रहे हैं। कल भी अभी काफ़ी सारे बच्चे नहीं आए थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर सिर्फ 2-3 दिन हमें दे दें वापस आते आते। तो हम अपनी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो इस सैटरडे से शुरू कर लेंगे। सिर्फ 3 डेज़ जो है उसका लेवरेज उनको प्रोवाइड कर देते हैं, यानी क्या आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सिर्फ 3 days ऑफ कर देते हैं। सैटरडे से हम अपनी क्लासेस जो हैं इसी तरह से नॉर्मल रिज्यूम करेंगे। दैट विल बी आवर फर्स्ट क्लास कमिंग सैटरडे, ठीक है जी। कोई सवाल बच्चे आपका है तो बताएं। सर जो अकाउंटिंग के concept आप कह रहे थे कि वो कवर कर देंगे, तो पहले साहब बता देंगे कि ये वाला कंसेप्ट चलें आपकी बात के जवाब देते हैं। एक और चीज़, चूँकि वर्ड अकाउंटिंग है तो ये ना समझें कि जनरल एंट्रीज़ ही जनरल एंट्रीज़ होंगी। 5, 6 या 7% से ज़्यादा जनरल एंट्रीज़ इस सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है। और जो हैं वो बड़ी पेट्स ही हैं, रिपीट होती रहती हैं, कोई कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ यहाँ पे नहीं होंगी। 90, 92, 93% जो है वो एनालिटिकल और कॉस्टिंग का एरिया है। अच्छा, जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जिन्होंने क्लासेस लेनी है, जिन्होंने फाइनली प्लान कर लिया इधर से लेनी है, अगर तो ऐड हो गए हैं तो मैं फिर आज शेयर करवा दूँगा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के किस चैप्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें तुम्हें पहले ही वर्कआउट होनी चाहिए, ये तुम्हें पता हो बिफोर सिटिंग इन द कॉस्ट क्लास। तो ये 3 दिन तुम्हारे लिए इसका लेवरेज भी है। तो अगर किसी का फॉर इंस्टेंस मेकअप करने वाला एरिया ये है, इसको मेकअप कर लें। जैसे जो मैं बिल्कुल ब्रीफ सा मुख्तसर सा बताऊँ तो इनकम स्टेटमेंट्स की चीज़ें उससे पहले जर्नल एंट्रीज़। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं डेबिट क्रेडिट सिखाऊंगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। डेबिट क्रेडिट अगर इस क्लास में करने बैठ गए तो फिर तो हो गया ना काम। इसका तो अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए प्री FAR 1 या ये जो क्रैश कोर्स मिड का है वो आप इसमें कवर कर लें। मैं आज कोशिश करूँगा कि इसका मैसेज जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूँ कि कौन कौन से एरियाज़ आपको पता होने चाहिए। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं कौन से हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, इनकम्स, एक्सपेंसेस। ये कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, स्टेटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से 5 हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट का तुम्हें बड़ा अच्छा पता होना चाहिए और डेबिट क्रेडिट्स हमारे सही हों। ये ओके है, यू आर गुड टू गो, आप बैठ सकते हैं। कॉस्ट एंट्री जो होती है वो सिंपल एंट्री से डिफरेंट होती है। सॉरी, कॉस्ट एंट्री जो होती है वो सिंपल एंट्री से डिफरेंट होती है। नहीं, वैसे वही उसूल है सारे बच्चे। जो डेबिट क्रेडिट के जो उसूल वहाँ पे, उसूल यहीं पे, उसूल यहाँ पे भी वही है। एसेट बढ़ेगा तो यहाँ पे भी डेबिट ही होता है लाइबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पे भी क्रेडिट ही होती है। वो उसूल नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि यार डेबिट क्रेडिट सीखने हैं कि डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, ये काम यहाँ नहीं होगा। बस इन अदर वर्ड्स इंट्रो पढ़ी होनी चाहिए। नहीं तो ये जो सिलेक्टिव मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आज शेयर कर दूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। जी बच्चे, कोई सवाल नहीं, ऑफ करें फिर।